जिन दिनों किसानों के भेष में खालिस्तानियों ने दिल्ली को घेर रखा था, इस्लामी कट्टरपंथी राजधानी के अंदर सड़कों को जाम कर रहे थे या ऐसा कोई भी अन्य घटनाक्रम, हम में से बहुत सारे लोग धैर्य खोने लगते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सेना और पुलिस का प्रयोग करके उन्हें हटा दे, लेकिन ऐसा करने के बाद क्या परिणाम होता है, हम इस बात को भूल जाते हैं। वर्तमान विश्व का इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब सरकारों द्वारा कड़ी कार्रवाई ही अराजकतावादियों की संजीवनी बन जाती है। वास्तव में वो यही चाहते हैं, ये उनकी रणनीति का हिस्सा होता है। जनता के बीच लोकप्रिय सरकारों को केवल हिंसा से हटाया जा सकता है। यूक्रेन और पाकिस्तान समेत ढेरों अफ्रीकी और एशियाई देश इस बात का उदाहरण है। बांग्लादेश में शेख हसीना ने वही चूक की। हमें नहीं भूलना चाहिए कि अराजकतावादी शक्तियां हमेशा चाहती हैं कि सरकार को हिंसा करने के लिए मजबूर किया जाए, क्योंकि एक बार जब हिंसा आरंभ हो जाती है तो नियंत्रण उनके हाथ में होता है। उनके पास झूठ फैलाने और नैरेटिव गढ़ने का एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय तंत्र है जिसकी तोड़ बड़ी बड़ी सरकारों के पास भी नहीं है। ये झूठ की शक्ति है कि वे उन लोगों को भी कुछ समय के लिए बहकाने या भ्रमित करने में सफल हो गए जिन्होंने कुछ महीने पहले ही शेख हसीना को चुनाव में भारी विजय दिलाई थी। शेख हसीना के कार्यकाल में ही बांग्लादेश एक भूखे नंगे फटीचर देश से विश्व की सबसे बड़ी गारमेंट एंड टेक्सटाइल फैक्ट्री बन चुका था। आप चाहें तो अपनी कपड़ों की अलमारी भी चेक कर लें, कई मेड इन बांग्लादेश कपड़े मिल जाएंगे। जो युवा बांग्लादेश की आर्थिक समृद्धि के सबसे बड़े लाभार्थी थे, उन्होंने ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। शेख हसीना के जिन अंडरगारमेंट्स के साथ वे फोटो खिंचवा रहे थे, वे भी बांग्लादेश में ही बने रहे होंगे, लेकिन अब चीन या किसी अन्य देश में बनेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में आंशिक रूप से यही सब होते हमने भी देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम नहीं किए होंगे, बहुत सारे काम ऐसे भी किए होंगे जिनसे आप नाराज हो, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता पर कभी संदेह नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी एक बुद्धिमान और साहसी नेतृत्वकर्ता की तरह एक एक कदम फूंक कर रख रहे हैं। ये कदम उनके व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हम सबके हैं। कश्मीर में 370 हटा भी दी गई और एक भी व्यक्ति सरकार की गोली से नहीं मारा गया। किसान के भेष में आढ़तिये 1 वर्ष तक दिल्ली को घेरे रहे। सामान्य नागरिकों को कष्ट हुआ, लेकिन एक भी फर्जी आढ़ती पुलिस कार्रवाई में नहीं मारा गया। दिल्ली में बैठे नक्सली चाहते ही थे कि पुलिस गोली चलाए, सैकड़ों लोगों की लाशें बिछ जाए। अमेरिका और चीन जैसी विस्तारवादी शक्तियां जिस प्रकार से विश्व भर में लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने में जुटी हैं, भारत उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। पूरा जोर लगाकर भी वे यहां अपनी कठपुतली सरकार नहीं बिठा पाए हैं। उनका तंत्र हमें जातियों में बांट रहा है, नए नए विवाद पैदा कर रहा है, हमारे उन उद्योगपतियों को निशाना बना रहा है जो उनके इशारे पर चलने को तैयार नहीं। जब इससे भी काम नहीं चल रहा है तो तरह तरह के इंडेक्स जारी करके बताया जा रहा है कि भारत के लोग भूखे नंगे हैं, कुपोषण का शिकार हैं, उनके जीवन में हैप्पीनेस की कमी है, उनके मानवाधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, संविधान और आरक्षण खतरे में है, इत्यादि इत्यादि। हमारे पूर्वजों ने जिस शतरंज के खेल का आविष्कार किया, उसमें 64 खाने ही होते थे, लेकिन भारत विरोधी शक्तियां शतरंज के बोर्ड के बाहर जाकर भी खेल रही हैं। उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं। इस खेल में जीतना है तो हमें भी यही करना होगा। हमारा नेतृत्व भी यही कर रहा है। हर बात कही और लिखी नहीं जा सकती। बहुमत का अर्थ ये नहीं है कि बिना सोचे समझे निर्णय लेना शुरू कर दें।
आपको शतरंज की गोटियां संविधान रूपी चेस बोर्ड पर बिठानी है। कुछ चालें छिपाकर भी रखनी है ताकि विपरीत परिस्थितियों में गेम को पलटा जा सके। यदि पूर्वजों के पुण्य प्रताप से आप में भी राष्ट्रभक्ति की भावना जीवित है, तो आप भी यही चाहेंगे कि भारत शांत और समृद्ध रहे। हमारी संस्कृति, सनातन मूल्य, मंदिर और आर्थिक संपन्नता बनी रहे। हमारा देश बांग्लादेश या पाकिस्तान ना बनने पाए, तो कम से कम उस नेतृत्व के साथ अंगद की तरह पांव जमाकर खड़े होना पड़ेगा जो इस युद्ध को लड़ रहा है। एक समाज के रूप में हमें अभी सावधान रहना है। छोटी छोटी बातों पर अपनी ही गोटियां मरवाने की प्रवृत्ति छोड़नी होगी। कभी ना भूलें, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए उत्तरदायी हैं।